हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में चर्चा की थी, जो कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का अध्याय संख्या 8 है। आज हम उसकी प्रश्नावली को में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे और काफ़ी आसान तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति में आप लोगों को पिछले वीडियो में क्या क्या बताया गया था, जिससे एक बार रिवाइज हो जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके लिए एक उदाहरण आप लोगों को बताया गया था कि मान लीजिए कोई एक मीनार है, मीनार बहुत ऊंची है, इसकी ऊंचाई नापना एक कठिन काम है, तो हम क्यों ना किसी दूसरे टेक्निक से इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लें। तो इसके लिए त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलों को, त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ फार्मूलों को लगा करके या त्रिकोणमिति के फार्मूलों को लगा करके हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए उदाहरण के तौर पे हम लोग ने माना था कि एक मीनार है जो BC है, मीनार का आधार B है और जो उसका शीर्ष है वो C है, और एक व्यक्ति है जो उस मीनार से X दूरी पर मान लेते हैं कि खड़ा हुआ है और वो उस मीनार के शीर्ष को, A व्यक्ति मीनार के शीर्ष को देख रहा है और वो थीटा डिग्री पे देख रहा है उसको, और उस व्यक्ति की मीनार से दूरी है X। तो अगर हमको इस व्यक्ति की मीनार के आधार से दूरी और ये कोण जो थीटा जिस डिग्री पे ये देख रहा है, अगर ये हमको ज्ञात है तो हम मीनार की ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और हमको मीनार की ऊंचाई को मेज़र नहीं करना पड़ेगा, उसको नापना नहीं पड़ेगा, और ये आसान कैलकुलेशन से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ हमने बताई थी कि जब कोई व्यक्ति ज़मीन पर खड़ा होकर के किसी मीनार के शीर्ष को देखता है या ऊपर की तरफ देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। जब इसके उल्टी कंडीशन हो जाए, अगर कोई व्यक्ति मीनार के शीर्ष से नीचे की ओर देख रहा है तो एक क्षैतिज रेखा जो हम x के समांतर एक क्षैतिज रेखा मान लेते हैं, x एक्सिस के समांतर, और उससे जो कोण बनता है नीचे की तरफ जब वो देखता है तो इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं, जो थीटा होता है, और ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं हमने क्या बताया था। अगला एग्जाम्पल है, हमने बताया था कि एक मान लीजिए कि एक कोई मीनार है, एक बिल्डिंग है जो नदी के एक साइड है, एक किनारे पर है, और दूसरे किनारे पे एक मंदिर है, और हमें बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग के शीर्ष पर बैठा हुआ है और नदी के दूसरे छोर पर एक मंदिर है जहाँ पे एक कोई वह व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो उसको देख रहा है। तो जिस थीटा डिग्री पे वो अवनमन कोण के साथ देख रहा है, तो हमको अगर ये कोण ज्ञात हो जाए और इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाए तो हम आसानी से इस नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं कैलकुलेशन कर करके। या फिर दूसरा तरीका, या एक कंडीशन इसमें हमने और बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा हुआ है और मीनार के शीर्ष को थीटा डिग्री पर देख रहा है, मतलब उन्नयन कोण बना रहा है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात है और हमें थीटा डिग्री की वैल्यू पता है, तो हम कैलकुलेट करके आसानी से नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि नदी की चौड़ाई को नापना आसान नहीं होता है, इसलिए बिल्डिंग की ऊंचाई और इस डिग्री के कोण को हम थीटा डिग्री की वैल्यू अगर हमको पता है तो हम नदी की चौड़ाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम इसको लेकर के कुछ एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज है हमारी 8.1, प्रश्नावली 8.1 है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस को अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन की भाषा क्या है। अगर क्वेश्चन की भाषा आप लोगों को समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, वो पूछ क्या रहा है। तो आइए क्वेश्चन पे। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये एक हमने एक ट्रायंगल बना लिया और कह रहा है कि साइन ए 3/4 है। मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब देखिए ए डिग्री का कोण है, ये ए की बात हो रही है, साइन ए, तो ए डिग्री का कोण होता है। और ए डिग्री के कोण, जब ए को हम कंसिडर एक कोण लेकर के हम चलेंगे
तो इसके सापेक्ष जो इसकी सम्मुख भुजा होगी तो ये हो जाएगी लंब। ये हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि उस कोण के सामने की भुजा जो सम्मुख भुजा है उसको हमेशा लंब कंसीडर करेंगे और इसको हम आधार कंसीडर करेंगे। इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और ये है हमारा कर्ण, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आप लोगों को हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन आप जो बच्चे इस चीज़ को याद नहीं कर पाए अभी तक, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक लाया था। इस ट्रिक को वो अपने साथ में रख सकते हैं। शुरू में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सारा मैथमेटिक्स में सारा सब कुछ प्रैक्टिस पे होता है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, सारे फॉर्मूले आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। अगर डाउट होता है तो ये ट्रिक आप रखिएगा। एग्जाम के टाइम में कभी डाउट होता है या कहीं पे भी डाउट होता है तो आप इस ट्रिक को अपने साथ में रखिएगा या आप इसको बना लीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। चलिए, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ट्रिक में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, लंब बटे कर्ण होता है, तो अब हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। और साइन ए इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3/4। मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। इतनी बात आप लोग समझे होंगे। अब देखिए, हमें फाइंड हो गया लंब और कर्ण का रेशियो। तो लंब और कर्ण का रेशियो अगर हमको ज्ञात हो गया है तो हमारा लंब क्या है, 3 है। तो BC हमारा ये लंब है, ये 3 हो गया। और कर्ण क्या, कर्ण है 4, क्योंकि कर्ण बराबर 4 हो गया। ये रेशियो के फॉर्म में है भी। अब हम इसको आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जब किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हैं और तीसरी भुजा हमको नहीं ज्ञात है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। अगर आप लोग भूल गए तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय मैं दिखा देता हूँ आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग लगाते हैं। तो ये हो गया, कर्ण हमारा हो गया AC स्क्वायर बराबर लंब हो गया BC स्क्वायर, आधार हो गया AB स्क्वायर। ठीक है। अब AC हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। BC हमारा कितना है 3 और AB कितना है, AB है आधार, तो इसको हम आधार लिख सकते हैं या AB भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारा ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 बराबर हो गया 9 प्लस आधार जो है ये हो गया हमारा, इसको इसी तरीके से लिख लेंगे आधार का स्क्वायर। अब देखिए, ये एक साइड कर लेंगे, अंक हैं, इनको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर इक्वल टू 16 - 9। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। आशा है आप लोगों को बराबर दिख रहा होगा। अब आधार इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 9 गया तो बचा 7, तो आधार इक्वल टू हो जाएगा √7। तो हमको आधार की वैल्यू ज्ञात हो गई कि ये √7 है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos A की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो हम लिखेंगे cos A इज इक्वल टू, cos A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इस ट्रिक से चेक कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक है हमारी आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, पहले हम लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। अब देखिए, आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा √7, तो आधार की वैल्यू यहाँ रख देंगे √7, थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं √7 अपॉन कर्ण हमारा कितना है, कर्ण है हमारा 4। तो cos A की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई, ये इसका रेशियो होगा और ये आंसर हो गया। अब हमें दूसरी वैल्यू ज्ञात करनी है tan A की। अब देखते हैं tan A किस तरीके से होगा।
तो tan A इज इक्वल टू, ये एक तो हमको ज्ञात हो गया, अब दूसरा हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। tan A इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लेकिन फिर भी आप लोग भूल रहे हैं तो आप ट्रिक में चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लंब अपॉन में लिख लेंगे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी लंब की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, और चूंकि यहाँ a है tan A, तो a के सापेक्ष लंब यही रहेगा, उसके सम्मुख भुजा हुई रहेगी लंब, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और लंब हो गया आपका 3 और आधार हो गया आपका √7, तो tan A इक्वल टू हो जाएगा आपका tan A इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/√7। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो tan A का हमें रेशो ज्ञात हो गया और cos A का हमें रेशो ज्ञात हो गया। आशा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा, जिस टॉपिक पे नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 8/15। ठीक है, अब हम बना लेते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और B है हमारा कितना 90 डिग्री, और एंगल A ये हो गया हमारा एंगल A। एंगल A के सापेक्ष हमें काम करना है, तो एंगल A के सामने वाला ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। सबसे पहले तो हमको एंगल के हिसाब से लंब, आधार, कर्ण डिफाइन कर लेना है कि क्या क्या रहेगा। अब हम देखते हैं cot A। तो cot A के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि tan A इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो cot A आधार बटे लंब हो जाएगा। आप लोग फॉर्मूला इसमें भी चेक कर सकते हैं ट्रिक में, आधार बटे ये cot है, cot A इक्वल टू आधार बटे लंब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे cot A इक्वल टू आधार, और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा लंब, और ये किसके बराबर है 8/15 के बराबर है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब 8/15। तो हमारा आधार कितना हो गया 8 हो गया, लंब कितना हो गया 15 हो गया। ये दोनों हमको साइड्स ज्ञात हो गई। अब तीसरी साइड है कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा AC बराबर आधार है AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कि हमें फाइंड करना है AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB क्या हो गया, AB हमारा हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और BC क्या हो गया, ये हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225, और AC स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यूज़ है। अब हम इसको ऐड करेंगे, 5 4 और 9, 6 2 8, 289। AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 289, AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया √289, और इसका जब हम अंडर रूट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17। ठीक है, इतना आपको, तो आपको AC पता हो गया 17। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है sin A इज इक्वल टू क्या रेशियो इसका होगा, और दूसरा हमको ज्ञात करना है sec A इज इक्वल टू इसका रेशियो क्या होगा। तो sin A इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, मैंने तो आपको पहले भी पढ़ाया है। आप नहीं अगर याद कर पा रहे हैं तो आप ट्रिक में देख सकते हैं, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और लंब आपका कितना है, लंब है 15, और कर्ण कितना है, कर्ण है 17। तो ये sin A का जो रेशो हो गया वो 15/17 हो गया, 15/17 हो गया। इसी तरीके से sec A बराबर क्या होगा,
सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं कर्ण बटे आधार। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण कितना हो जाएगा 17 और आधार कितना हो गया 8। ये आपका रेशो फाइंड हो गया। ये हो गया आपका साइन ए और सेक ए की वैल्यू। यही आपका आंसर है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा इजकल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा हमें ज्ञात है, बाकी हमें ज्ञात करना है, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट, ये सारे अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेक थीटा इजकल टू क्या होता है। तो सेक थीटा इजकल टू है 13/12 और इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। सेक थीटा इजकल टू कर्ण बटे आधार है, आप चेक कर सकते हैं बराबर। अब ये हो गया। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार 13/12। राइटिंग मेरी थोड़ा सा सही नहीं है, आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं फिगर। ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल की लेवलिंग कर देते हैं। ये 90 डिग्री कोण हो गया। मान लेते हैं कोण एक ही बात हो रही है, यही थीटा है मान लिए। तो आधार हमारा हो जाएगा संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा हो जाएगी हमेशा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। अब कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण की जगह हम लिख देंगे 13, हमको ये साइड 13 हो गई, और ये हो गई आधार हो गया हमारा 12। अब हमें वही ध्यान देना है कि त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें ज्ञात हैं, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि तभी सारे रेशियोज निकलेंगे। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। अब हमें ज्ञात क्या है, कर्ण तो हमको पता है 13 का स्क्वायर है, लंब हमें नहीं पता है, BC नहीं पता है, तो BC को हम इस तरीके से ही रख देते हैं। आधार हमको पता है कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर रख देंगे। अब इसका हो जाएगा स्क्वायर 169, इसका हो जाएगा स्क्वायर 144, और ये हो जाएगा BC²। अब देखते हैं ये अंक है, ये अंक है, सिंप्लीफाई करने के लिए इनको एक साइड कर लेते हैं। तो BC² एक साइड किया और 169 माइनस 144 एक साइड कर दिए, ये हो गया। अब ये बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये माइनस कैसे हो जाता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये 144 के आगे प्लस है, लेकिन इसको मैथमेटिक्स में लिखा नहीं जाता है, सबसे आगे वाले प्लस को लिखा नहीं जाता है। जैसे ये 12 है, यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन उसको हम लिखते नहीं हैं, वो लिखा नहीं जाता है, उसको मान लिया जाता है कि प्लस है। उसके बाद अगर हम कोई टर्म उसमें जोड़ते हैं तब हम प्लस या माइनस, या घटाते हैं तो माइनस लिखेंगे, लेकिन ऐसे हम प्लस नहीं लिखते हैं। तो 144 को जब हम यहाँ से यहाँ लाए, इज इक्वल टू के इधर लाए, तो ये अपना नेचर चेंज कर देता है। मतलब अभी ये पॉजिटिव था तो इसका नेचर हो जाएगा नेगेटिव, तो ये इधर आया तो ये माइनस में हो गया, इसलिए ये माइनस हुआ। बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि उन बच्चों को भी कंसिडर करना है जिनकी मैथ्स वीक है, कैलकुलेशन वीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 4 गया तो बचा 5, 6 में से 4 गया बचा 2, तो BC² इक्वल टू हो गया 25, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 5। ये तो आप लोग जान ही गए होंगे BC 5 कैसे हुआ है, 5 का स्क्वायर होता है 25, इस तरीके से BC इक्वल टू 5 हो गया। अब हमें कर्ण फाइंड हो, सॉरी लंब फाइंड हो गया। लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा 5, इसको हम फटाक से लिख लेते हैं, लंब हमारा हो गया 5। अब हम देखते हैं कैसे हम सारे रेशोस निकालते हैं। चलिए हमको निकालना है सबसे पहले हम साइन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इजिकल टू हो जाएगा, साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जितनी बार हम फॉर्मूले उसको लिखेंगे
फॉर्मूलाज जितनी बार लिखे जाएंगे उतनी जल्दी हमको याद हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। हर क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि शॉर्ट पे मत करिए, फॉर्मूला लिखिए शुरुआत में मैथमेटिक्स के, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट आप वैल्यूज़ रखने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो पहली बात वो फॉर्मूला आपको इतना याद हो जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ, बार बार ट्रिक्स दिखाता हूँ कि आप लोग बार बार उस चीज़ को देखें, आपको वो चीज़ बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल वो चीज़ें फिट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा? लंब है 5, लिख देते हैं यहाँ पे हमने लिखा 5। कर्ण क्या है? कर्ण है हमारा 13, तो 5/13। ये साइन थीटा का रेशो हो गया। ठीक है, अगला रेशो क्या है? अगला हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। इसको हम यहाँ लिख लेंगे, आधार बटे कर्ण, है ना। और इसको हम आधार की वैल्यू लिखेंगे 12 है और कर्ण 13 है। याद करने के लिए एक और दिमाग में आप ये चीज़ मान सकते हैं कि साइन और कॉस में हमेशा कर्ण बेस में रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है, टैन में नहीं रहता है कर्ण। टैन में कर्ण रहता ही नहीं है। साइन कॉस में कर्ण हमेशा बेस में रहता है। और लंब और आधार को आप कंसिडर कर लीजिए, उस तरीके से आप याद कर लीजिए। चलिए हम टैन लिखेंगे। तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है, टैन में कर्ण का कोई मतलब ही नहीं है, तो लंब बटे आधार। तो टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार है। आप यहाँ भी देख लें, लंब बटे आधार है। अब लंब की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लंब की वैल्यू है 5, आधार की वैल्यू कितनी है? 12। तो हमारा रेशो हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू 5/12। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ मैंने और बताई थी, आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में, कि इन साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, या इसको हम लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, या फिर हम उसको लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इतनी बात आप लोग समझ गए कि साइन का उल्टा cosec है, और cos का उल्टा sec है, और tan का उल्टा cot है। इस चीज़ को याद करने के लिए आप इस ट्रिक में देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है। चलिए अब देखते हैं साइन। अब साइन का हमको वैल्यू पता ही है, और किसकी हमको वैल्यू निकालनी है? वैल्यू हमको निकालनी है सेक की, और सेक होता है साइन का उल्टा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हमेशा साइन का उल्टा, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे लंब, और कर्ण हमारा कितना है? कर्ण है हमारा 13, और लंब कितना है? 5। तो ये 13/5 देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपका इसका ये उल्टा है। इसकी वैल्यूज़ को अभी हम अगर पलट के रख देते तो भी हमारा आंसर निकल जाता है। इसी तरीके से देखिए सेक थीटा तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। अब सेक थीटा से अगर डायरेक्ट हमको कॉस निकालना होता, सेक से अगर हमको डायरेक्ट कॉस निकालना होता, तो हमको कुछ नहीं करना था, इसकी वैल्यू को फ्लिप कर देना था, पलट देना था, तो अपने आप कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13 आ जाता। तो अब हमको निकालना है, लास्ट बचा है हमारा कॉट थीटा। चलिए कॉट थीटा देख लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये क्या हो जाएगा? 12/5, इसका जस्ट उल्टा। आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है, तो राइटिंग का थोड़ा आप लोग कंसिडर करिएगा, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हमको सबसे पहले तो जानना है कि न्यून कोण क्या होता है। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको जान लेना चाहिए। देखिए कि अगर हम कोई भी कोण 90 डिग्री से छोटा है बनाते हैं, तो ये कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई कोण 90 डिग्री का है, जैसे कि हम लोग
ट्रायंगल में बनाते हैं समकोण त्रिभुज, तो ये कोण जो होगा ये हो जाएगा समकोण, इसको बोला जाएगा। और जब कोई कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, जैसे कि ये हो गया, मान लीजिए ये 130 डिग्री है, 130 150 कुछ भी मान सकते हैं, मतलब 90 से ज़्यादा है, ये हमारा 90 है, और ये जो कोण बनना है ये 130 डिग्री 150 डिग्री 90 से ज़्यादा है, तो ये कोण हो जाएगा हमारा अधिक कोण। तो हमने इतनी बात जान ली कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, और अधिक कोण क्या होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आप लोगों को अधिक कोण दिख गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि cos A बराबर cos B है। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात ये करना है कि कोण A और कोण B ये आपस में बराबर है। चलिए, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फिगर। ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, ये हो गया हमारा A, और ये हो गया B, और ये हो गया हमारा C। अब देखिए, मैंने इस बार इसको A और इसको B माना है, इसको C नहीं माना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोल रखा है क्वेश्चन में कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, मतलब ये 90 तो होगा नहीं क्योंकि ये समकोण है। तो बाकी दो जो कोण बचे वो 90 से कम है, और ये इसी में से हमको एक A और एक B रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि cos A बराबर cos B। अब देखिए, ये A है तो A के सम्मुख भुजा ये हो गई, तो सम्मुख भुजा अगर हम एंगल A की बात करेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा ये, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण हो जाएगी। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो एंगल A के सम्मुख भुजा है ये BC, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे रखेंगे BC, मतलब इसको हम लंब रखेंगे, सॉरी BC नहीं रखेंगे। cos A होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले आधार बटे कर्ण। अच्छा, ये भी आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि एंगल A के सापेक्ष आधार है ये आधार है एंगल A के सापेक्ष। तो जब ये आधार है तो हमारा आधार कितना हो गया, AC हो गया, और कर्ण कितना हो गया, AB हो गया। अब एंगल B के सापेक्ष जब आधार लेंगे तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, एंगल B के सापेक्ष आधार हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि ये इससे संलग्न भुजा है, किससे, एंगल B से। तो कोण B से जब ये संलग्न भुजा है तो इसको हम आधार मानेंगे, और सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, तो ये हमारा लंब हो जाएगा कोण B के सापेक्ष। अब हम देखते हैं आधार हमारा क्या होगा, आधार होगा हमारा BC, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारा AB। आप देख रहे होंगे कि ये एंगल ये साइड AB और ये AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC बराबर BC। मतलब ये क्या कह रहा है कि भुजा AC, ये भुजा जो AC है, ये भुजा जो AC है ये किसके बराबर है, ये बराबर है BC के, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके उन भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण, मतलब AC के द्वारा बनाया गया कोण ये और इसके द्वारा बनाया गया कोण ये बराबर होंगे। आपने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। तो इस तरीके से एंगल A और एंगल B आपस में बराबर हो जाएंगे। इतनी बात आप लोग समझे। यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है कि दो समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, अतः एंगल A बराबर एंगल B। यही हमको निकालना था कि कोण A बराबर कोण B, और ये हमने निकाल दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब हम बनाएंगे फिगर आप बनाएंगे तो उससे आपको आसानी हो जाती है समझने में। ABC, ये हमने फिगर बना लिया और ये हमारा राइट एंगल हो गया। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं। ये हमने बना लिया फिगर ABC। अब कह रहा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमको रेशियो दिया हुआ है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो हमें ज्ञात हो गया कि आधार क्या हो गया हमारा 7 हो गया। तो हम क्या करेंगे, आधार की जगह पे 7 लिख देंगे। ये 7 हो गया, क्योंकि थीटा हम इसको कंसिडर कर लें इसलिए आधार ये होगा। और लंब हमारा कितना हो गया, लंब हो गया हमारा 8, कारण हमारा AC है। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। आधार मतलब बेस, ये कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि साइन थीटा होता क्या है, क्या रेशो बनेगा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हमने आपको बताया था कि आप याद कर लीजिएगा कि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों बेस में कर्ण होता है और साइन में लंब होता है, कॉस में आधार होता है। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण। अब हम लंब बटे कर्ण इसमें वैल्यू रखेंगे। अब वैल्यू कहाँ से लाएंगे, क्योंकि कर्ण तो हमको पता ही नहीं है। तो कर्ण पता करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण हमें पता नहीं है, मतलब AC हमें निकालना है। AB हमारा कितना है, AB है हमारा 8 का स्क्वायर और BC हमारा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो AC स्क्वायर बराबर 49 प्लस 64 हो गया। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी हुआ 1 यहाँ पे, 4 6 और 4 10 और 1 11 113। तो ये हो जाएगा 113। क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 113। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये कैसे निकला। अब हम इसको यहाँ पे अपने फिगर में नोट कर लेते हैं कि इसका कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया इसका अंडर रूट 113। चलिए अब साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। आ जाते हैं यहाँ पर, लंब हमारा कितना है 8 और कर्ण कितना है अंडर रूट 113। तो ये हमारा साइन थीटा का रेशो निकल आया। अब हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखें हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। ये पढ़ा हुआ है। तो अगर हम मान लें कि ये A है 1 और साइन थीटा है B, तो क्या हो गया A प्लस B A माइनस B। इसी तरीके से 1 को A मान लें, कॉस को हम B मान लें, तो A प्लस B A माइनस B। तो ये फॉर्मूला हमारा इसमें काम कर रहा है, ये वाला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। तो हम यहाँ पे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा
या साइन थीटा का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे ए हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी चीज़ आप जान गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा हमने निकाल लिया है, अभी हमने कॉस थीटा नहीं निकाला है, अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे कितना है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, आधार है हमारा 7 और कर्ण है हमारा 113। बस अब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया, 8 अपॉन 113 का अंडर रूट का स्क्वायर माइन अपॉन देखिए 1 माइनस, अब कॉस हमारा कितना है, कॉस है 7 अपॉन 113 का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा 1 माइनस 64 बटे 113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 60 बटे 113। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो जाएगा हमारा 49, ये हो जाएगा 49 अपॉन 113। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो 113 एलसीएम हो गया, 113 हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। बहुत से बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं कैसे हमने किया, सिंप्लीफाई कर देते हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पे हमने लिया 1 माइनस 64 अपॉन, नहीं ये पूरे में अपॉन नहीं है, ये 1 माइनस 64 और ये है 113। ठीक है, हम इस पोर्शन को सिर्फ ले रहे हैं। अच्छा अब देखिए 64 में डिनोमिनेटर है 113, लेकिन इसका डिनोमिनेटर है 1, तो इनको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 113 का एलसीएम लेंगे। 1 और 113 का जब एलसीएम लेंगे तो बेटा 113 ही इसका एलसीएम आएगा। अब 113 को हम क्या करेंगे, 1/1 को हम लिख लेते हैं अलग से और इसको 113 से गुणा कर देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू तो 113 ही रहेगी, तो हमने यहाँ पे 113 रख दिया। अब फिर हम दूसरी भिन्न उठाएंगे 64 बटे 113। अब इसमें हम गुणा करेंगे 113 से, इस 113 से किया और ये 113 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा 64। तो इस तरीके से हमारा 113 माइनस 64 आया। ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर में किया, ये 113 था हमारा, ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर में किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा फिर एक बच्चों को दिक्कत आती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि इस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए ये दो फ्रैक्शन है, एक ये है एक ये है, भिन्न है दो, ये अंश है ये हर है, ये इसका अंश है ये हर इसका हर है। तो हम क्या करेंगे, इस हर को इस अंश से गुणा कर देंगे और इस वाले अंश को इस वाले हर से गुणा कर देंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले 113 को 64 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 113 और 64 को हम सब्ट्रैक्ट करें, देखते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे 13 में से 4 गए बचा 9 और यहाँ पे हो गया 10 में से 6 गए बचा 4, ये हो गया 49 और ये यहाँ पे हो जाएगा 113। कौन सा, ये वाला 113 यहाँ पे हमने लिख लिया, गुणे यहाँ पे ये आया 113, ये वाला 113 आउट करके आया इसके न्यूमिनेटर के पास, मतलब 49 के पास, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे
और यहाँ गुणे का निशान लगाएंगे, और ये वाला जो है 113 माइनस 49 ये आया इस 113 के पास, मतलब यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 13, 13 में से 9 के बचे 4, ठीक है। यहाँ 10 बचा, 10 में से 4 के बचे 6, 64। अब देखिए क्या होगा, ये तो 13 और ये 113 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा बचा कितना बचा, 49/64। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे हुआ है। तो इसकी वैल्यू आ गई 49/64। तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसका जो सेक्शन 1 था, ये जो ये हम फाइंड कर रहे थे, इसकी वैल्यू हमारी आ गई इक्वल टू 49/64। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं दूसरे इसके जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, उसको देखते हैं किस तरीके से होगा। इसका जो अगला भाग है इस क्वेश्चन का, इसमें कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉट थीटा इक्वल टू है 7/8। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा देखिए यहाँ छूट गया है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7/8 का स्क्वायर। मतलब 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 49/64। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे इसके आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी कुछ इससे फ़ायदा हो सके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3 cot A - 4 अगर है तो 3 cot A इज इक्वल टू 4 है। 3 cot A इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। इस चीज़ की हमको जांच करना, मतलब सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है, दिया है हमें 3 cot A इज इक्वल टू 4। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब हम बना लेंगे त्रिभुज। यहाँ पे हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एंगल A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। तो cot A इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो गया हमारा 4, ठीक है, लंब हो गया हमारा 3, और कर्ण हमारा अभी निकालना है। चलिए तो हम सबसे पहले कर्ण ही निकाल लेते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा BC 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर, AB हो जाएगा हमारा 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया 16, दोनों का ऐड करेंगे हो जाएगा 25। तो AC² इक्वल टू हो जाएगा 25, तो AC इक्वल टू हो गया 5। मतलब हमें कर्ण प्राप्त हो गया, कर्ण हमको जो मिला वो है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे। क्या हमसे कह रहा है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1 - tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। इसके हमको यहाँ पे हम इसको फ्लिप कर दें अगर, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं tan A इज इक्वल टू 3/4। ये भी हम लिख सकते हैं, या लंब बटे आधार करके देखते हैं। तो tan A इज इक्वल टू लंब बटे आधार करेंगे तब भी 3/4 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये ब्रैकेट है, मंजिला ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, cos A²। अब cos A होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम आधार रखेंगे, आधार हो गया 4, कर्ण हो गया हमारा
क्योंकि एक के सापेक्ष ही बात हो रही है पूरे क्वेश्चन में, कोण एक के सापेक्ष हो रही है, इसलिए आधार लंब कर्ण सबके लिए एक ही रहेंगे। तो कॉस ए इज इक्वल टू हो गया आधार बटे कर्ण, आधार हो गया हमारा 4 और कर्ण हो गया हमारा कितना 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एस मतलब लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा 3 और कर्ण है हमारा 5, इसको यहाँ पे रख देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये न्यूमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 16, ये डिनोमिनेटर हो गया। और इधर इज इक्वल टू ये हमारा LHS है, ये RHS है, इसको भी हम लेके चलेंगे साथ में क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि दोनों बराबर हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 16 बटे 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि आधा जो इसका डिनोमिनेटर है ये है 1, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर जब हम इनके सेम होंगे तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 16, ये एलसीएम हमारा 16 हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे इस नंबर को, मतलब 1/1 और जो एलसीएम आया 16 उससे हम उसमें गुणा कर देंगे 16 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 1 मतलब 1 आया 16 आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16 माइनस एलसीएम हमने लिया था क्या 16 लिया था, इसको यहाँ लिख लेंगे। अब फिर 9/16 को हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9/16 और इस जो एलसीएम आया उसको यहाँ से हम गुणा कर देंगे, तो 16 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा 9, ये हो गया हमारा अंश। अब हर में देखिए, हर में भी यही काम करेंगे। हमारा एलसीएम आया 16, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ 16, और यहाँ पे हम 1 है ये वाला नंबर, ये इसको हम यहाँ रखेंगे और इसको 16 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ही रहेगा। फिर हम ये वाला फ्रैक्शन लेंगे 9/16 और इसमें गुणा करेंगे 16 से, 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। इन दोनों के जब हर समान हो गए तभी ये जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। अब इधर क्या है, इधर दोनों के हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इसमें से हम 16 माइनस 9 करके इसको घटा सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप हम इसका यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब 16 में से 9, ये 16 से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 16 और इस 16 में 9 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 16 हो जाएगा। ये एक फ्रैक्शन हो गया। इधर क्या है, 16 में से 9 गया तो क्या बचा 7 बचा और डिनोमिनेटर में 25 बचा। अब देखिए, हमने भी बताया था आपको कि इस तरीके की जब कंडीशन आएगी तो ये एक भिन्न हो गई और ये एक भिन्न हो गई, ये इसका अंश है, ये इसका हर है, और ये इसका अंश है, ये इसका हर है। करते क्या है, जो हर है वो जाता है अंश के साथ गुणा होने के लिए, और जो हर होता है वो जाता है अंश के, जो अंश होता है वो जाता है हर के पास गुणा होने के लिए, मतलब इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7/16, ये 7/16 हमने लिख लिया। अब ये नीचे वाला जो 16 है डिनोमिनेटर वाला, ये जाएगा इस 7 के साथ गुणा होने के लिए। ठीक है, और ये वाला जो 16 ये हर है, इसके पास जाएगा 25, 7/25। इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 25 हो गया और इधर भी 7/25 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। जब हमने यहाँ पे शुरू किया था तो ये हो गया था हमारा LHS और ये हो गया था हमारा RHS। तो हमारा क्या निकला, LHS इज इक्वल टू RHS। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये बात प्रूफ होती है कि ये इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो यही क्वेश्चन में जांच करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, सारी कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आई होगी। जिस किसी को अगर क्लियर नहीं हुआ है वो वीडियो को 2-3 बार देखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारा कैलकुलेशन बिल्कुल कायदे से डिटेल में बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है और tan ए कितना है 1/√3 इतना दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है, पहला है दो सेक्शन में दिया हुआ है, पहला है इसका sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी और दूसरा है कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं त्रिभुज और इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं त्रिभुज। ये हमने एक बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। हमने आपसे बताया है कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ें जिससे सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्लियर हो, उसके बाद में हम उसका आंसर निकालेंगे। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो उसका आंसर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्लियर करेंगे अपना। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसके आगे कह रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है, मतलब ये जो कोण समकोण है ये क्या है, ये बी है। अब इसका मतलब अब ए और सी इसमें से कोई होगा, ठीक है। तो ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब कह रहा है कि tan ए, मतलब इस कोण के सापेक्ष बात हो रही है, ए कोण के सापेक्ष बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है tan ए इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan ए इज इक्वल टू 1/√3 है, ये हमको दिया हुआ है। हमको निकालना है sin ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पहली ये कंडीशन है, मतलब हमको साइन ज्ञात करना, कॉस ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि साइन और कॉस ज्ञात करने के लिए हमको कर्ण की आवश्यकता होती है और tan के रेशो में कर्ण होता नहीं है, लंब और आधार होता है। तो पहले हम इसका कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए पहले हम फिगर में देखते हैं कि लंब और आधार क्या है। तो जब कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है, मतलब tan ए इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। यही होता है ना, tan ए इक्वल टू लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमने फिगर में जब इसको रख लिया, अब हम देख रहे हैं हमारे पास कर्ण नहीं है, हमको चाहिए कर्ण। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया। तो ए सी हमको ज्ञात करना है, ए बी हमको पता है कितना है, ए बी √3 का स्क्वायर और बी सी कितना है, 1 है। तो √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना, 3 + 1। अब ए सी स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका अंडर रूट भी हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। मतलब ए सी हमारा कितना आया, 2 आया। मतलब हमारा कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। क्वेश्चन को एक सीक्वेंस से करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए साइन ए कॉस सी निकालना है। अब हम पहली कंडीशन इसकी लिख लेते हैं, क्या हमको फाइंड करना है। कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। राइटिंग को आप थोड़ा सा कंसिडर करिएगा, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी। चलिए साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और ए के सापेक्ष सबसे पहले हम एंगल देखेंगे। किसी भी रेशो को रखने के पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कि उसका एंगल क्या है। तो साइन ए मतलब ए कोण की बात हो रही है, तो ए कोण की बात हो रही है तब तो आधार लंब कर्ण हमको पता ही है, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ए के सापेक्ष लंब है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लंब, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब हमारा है 1, यहाँ 1 रख दिया, कर्ण कितना है 2 रख दिया, ठीक है, इंटू। अब कॉस सी, अब देखिए एंगल चेंज हो गया, अब ये एंगल हो गया। अब इस एंगल के सापेक्ष लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। और कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के सापेक्ष आधार क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये इसकी संलग्न भुजा है। तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए कॉस ए, फिर इस एंगल की बात हो रही है, तो कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो इस एंगल से सटी हुई भुजा ये है, संलग्न भुजा ये है, तो संलग्न भुजा को हम आधार मानते हैं। तो कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, √3 है, क्योंकि आधार हमेशा संलग्न भुजा को ही मानते हैं, ठीक है। कर्ण हमारा 2 हो गया, इंटू साइन सी। अब देखिए इस कोण की बात हो रही है।
अब साइन सी होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने वाला लंब कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो लंब हमारा हो जाएगा √3 और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, जिससे आप लोग भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि लंब और आधार कार्ड कहाँ रखे हैं। ठीक है, डिटेल में करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है और फिर आप लोग अपना दिमाग खर्च नहीं करेंगे तो फिर शार्प कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिखेंगे 1/4, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये हो जाएगा √3 इंटू √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, तो इज इक्वल टू 1, 4 कैंसिल हो गए। बहुत से बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आई होगी, वो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि √3 और √3 की मल्टीप्लिकेशन करके 3 कैसे हो गया। तो उसके लिए मैं उनको बता देता हूँ कि √3 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2, और जब हम इसको √3 से गुणा करेंगे, मतलब 3 टू द पावर 1/2 से गुणा करेंगे, तो हमारा एक नियम है कि जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा करने पर। जब आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो जब घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, मतलब 3 टू पावर, अब हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 1 हो गई, मतलब 3 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ 3 आ गया। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा, कैलकुलेशन भी समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो फिर आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगी तो हम आगे की एक्सरसाइज भी आपको फुल डिटेल कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। और जिन बच्चों की मैथमेटिक्स वीक है या उनको समझ में नहीं आता है वो कमेंट भी कर सकते हैं अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे किसी और को भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिले। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा।